वेलकम बैक चिल्ड्रंस। इससे पहले वीडियो में हमने उद्विकास क्या है ये समझा, उद्विकास को किसने दिया, डार्विन ने उद्विकास का उदाहरण किन किन चीज़ों को लेकर दिया। पहली वीडियो में हम इन सब के बारे में डिस्कस किया, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उद्विकास की विशेषताएं। उद्विकास जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि किसी भी एक विशेष दिशा में होने वाला परिवर्तन है जो किसी भी पदार्थ, वस्तु या जीव की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है तथा इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। अर्थात कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ या कोई भी जीव प्रारंभ में बहुत ही सरल होता है, समरूप होता है, लेकिन उद्विकास की प्रक्रिया से उसमें धीरे धीरे विषमरूपता और जटिलता आती चली जाती है। अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो उद्विकास की सबसे पहली विशेषता है सदैव सरलता से जटिलता की ओर होने वाला परिवर्तन। उद्विकास में जो परिवर्तन होता है वो हमेशा सरलता से जटिलता की ओर ही होता है। प्रारंभ में किसी वस्तु, पदार्थ या मानव के अंग घुले मिले होते हैं और अस्पष्ट होते हैं, धुंधले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें अंतर स्पष्ट होने लगता है, वे अलग अलग हो जाते हैं और उनका अपना अलग अलग स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में जो मानव होता है, जो मानव भ्रूण होता है, वो मांस का एक पिंड मात्र होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है उसमें अलग अलग अंग विकसित होने शुरू हो जाते हैं, जैसे हाथ, पाँव, कान, नाक, हार्ट, लंग्स, लीवर। तो इस तरह से अलग अलग अंग विकसित हो जाते हैं। तो क्या होता है, उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। प्रारंभ में क्या था, एक भ्रूण था, एक मांस का लोथड़ा, एक मांस का पिंड मात्र था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अंग विकसित हुए तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, उसके स्वरूप में अंतर आता चला गया, वो सरलता से जटिलता की ओर गति करता है। दूसरी है निरंतर प्रक्रिया। जो उद्विकास है, उद्विकास में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही, उद्विकास में जो परिवर्तन होता है वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है, लगातार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाता है, लगातार होने वाला परिवर्तन है और इसकी जो गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है और इस परिवर्तन को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ समय के बाद हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे एक बालक है, एक बालक धीरे धीरे किशोर होता है और किशोर के बाद युवा होता है और युवा के बाद फिर प्रौढ़ और प्रौढ़ के बाद फिर वृद्ध हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है। तो ये जो परिवर्तन है ये काफ़ी समय गुजर जाने के बाद दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही दिखाई दे जाए। ठीक उसी तरह से जैसे एक वृक्ष होता है, शुरुआत में एक बीज होगा, वो बीज मिट्टी के संपर्क में आएगा तो उसमें जड़ आएगी, तना आएगा, पत्ती आएगी, उसके बाद फूल आएगा, फिर फल आएगा। तो फल जो है वो सबसे बाद में आता है। तो एक बीज से और फल तक का जो समय लगता है, उसके बीच में जो हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो हम उसे उद्विकास कहेंगे। इसके बाद है सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया से मतलब है कि उद्विकास की प्रक्रिया इस पृथ्वी पर प्रत्येक जगह देखने को मिलती है। कोई भी काल हो, कोई भी समाज रहा हो, या कोई भी समय हो, या कोई भी स्थान हो, उद्विकास की प्रक्रिया हर जगह देखने को मिलती है। इसके बाद है निश्चित दिशा। जो उद्विकास
के द्वारा जो परिवर्तन होता है, जो उद्विकासीय प्रक्रिया है, उसकी जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। निश्चित का मतलब कि हमेशा आगे की ओर होने वाला परिवर्तन, एक क्रमबद्ध तरीके से होने वाला परिवर्तन जो है वो उद्विकास कहलाता है। तो इसकी दिशा जो है वो निश्चित होती है, हमेशा ये आगे की ओर होता है। इसके बाद है वस्तु की आंतरिक वृद्धि। उद्विकास में जो है ऐसा होता है कि वस्तु के जो आंतरिक गुण होते हैं वे बाहर आने शुरू हो जाते हैं, बाहर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। वस्तु में, जीव में या पदार्थ में आंतरिक वृद्धि होती है, जिस वजह से उसके आकार में, उसके स्वरूप में अंतर देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि आंतरिक वृद्धि के कारण ही उद्विकास होता है। इसके बाद है गुणात्मक परिवर्तन। उद्विकास की प्रक्रिया के दौरान किसी भी वस्तु में, किसी भी जीव में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ना कि गणनात्मक। अर्थात क्वालिटेटिव चेंज होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज नहीं होते। इसके बाद है मूल्य रहित प्रक्रिया। जो उद्विकास है, उद्विकास के द्वारा जो परिवर्तन होता है उनसे सामाजिक मूल्यों का कोई लेना देना नहीं होता। सामाजिक मूल्यों का इस प्रक्रिया के साथ कोई भी सरोकार नहीं होता। ये मूल्य रहित प्रक्रिया होती है, अर्थात अच्छाई या बुराई से उद्विकास की प्रक्रिया का कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसे मूल्य रहित प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद है निश्चित क्रम एवं चरणों में होने वाला परिवर्तन। जो उद्विकास है वो एक के बाद एक कई सारे चरणों के माध्यम से होकर गुजरता है, और जब कई चरण गुजर जाते हैं तभी हमें उद्विकास से परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मानव जीवन को ले लीजिए, सबसे पहले एक मांस का लोथड़ा मात्र होता है, फिर थोड़ा बड़ा होगा, बच्चा होगा, उसके बाद किशोर होगा, उसके बाद युवा होगा, उसके बाद प्रौढ़ होगा और उसके बाद वृद्धावस्था होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग चरणों से होकर ये प्रक्रिया गुजरती है, तो ये उद्विकास कहलाता है। इसके बाद है चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अर्थात जो उद्विकास की प्रक्रिया है उसमें जो चरण एक बार आ गया वो दोबारा लौटकर नहीं आता। अर्थात कोई भी चरण कभी दोहराया नहीं जाता, किसी भी चरण की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति का मतलब है पुनः आना। तो उद्विकास में जो चरण एक बार आ गया वो चरण दोबारा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रक्रिया में 4 चरण हैं, तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ठीक है। प्रथम चरण होगा, द्वितीय चरण होगा और तृतीय चरण होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो पहला चरण आया, उसके बाद दूसरा चरण आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा और तीसरे के बाद चौथा। लेकिन चौथे के बाद फिर पहला नहीं आएगा, अर्थात चरणों का रिपीटिशन नहीं होता, ठीक है। पेड़ में ले लीजिए, शुरुआत में एक बीज होगा, फिर वो पौधा बनेगा, पौधे से फिर वृक्ष बनेगा, फिर फल आएंगे, फिर फूल आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वो पेड़ जो है नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उद्विकास में जो है चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये उद्विकास की विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक उद्विकास की। जो हमने अब तक पढ़ा वो उद्विकास था, लेकिन अब हम बात करते हैं सामाजिक उद्विकास की कि सामाजिक उद्विकास क्या है। देखिए, डार्विन ने उद्विकास को बताया अपनी पुस्तक जो 1859 में प्रकाशित हुई, पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। इसमें उन्होंने उद्विकास को बताया कि किस प्रकार
प्रारंभ में जीव एक कोशिकीय थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, उनका उद्विकास हुआ और उनके स्वरूप में अंतर आता चला गया। उन्होंने मानव का उदाहरण दिया, उन्होंने बीज का उदाहरण दिया, तो ये उद्विकास था। यही उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज में अप्लाई किया, समाज के ऊपर लागू किया कि जिस प्रकार से एक जीव है, एक वृक्ष है, उसका उद्विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज का भी उद्विकास हुआ है। समाज की जो प्रकृति, जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं, वो प्रारंभ से ऐसा नहीं था। प्रारंभ में समाज बहुत ही सरल था, समरूप था। उसके जो विभिन्न अंग थे वे अस्पष्ट थे, पृथक नहीं थे। लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण, उद्विकास की प्रक्रिया के कारण समाज का स्वरूप बदलता चला गया, समाज सरल से जटिल होता चला गया और समाज में समरूपता से विषमरूपता आती चली गई और धीरे धीरे समाज के बहुत सारे अंग विकसित होते चले गए। तो स्पेंसर ने उद्विकास को समाज के ऊपर अप्लाई किया, समाज के ऊपर लागू किया और उसे नाम दिया सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास को सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। जो स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास को लेकर अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है ऑर्गेनिक एनालॉजी, सावयवी सादृश्यता। इसमें जो है स्पेंसर ने समाज की तुलना मानव शरीर से की है, मानव शरीर से। मानव शरीर को हम जो है सावयव भी कहते हैं, सावयव। सावयव भी कहते हैं मानव शरीर को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस विद्वान ने, किस समाजशास्त्री ने समाज की तुलना सावयव से की है, या ये पूछा जाता है कि स्पेंसर ने अपने सिद्धांत में समाज की तुलना किससे की है, तो उसका आंसर होगा सावयव से। सावयव बोलते हैं मानव को, ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है सावयवी सादृश्यता नामक सिद्धांत दिया और उसमें सामाजिक उद्विकास को बताया। जो स्पेंसर हैं वो उद्विकास के 3 सिद्धांत बताते हैं। 3 सिद्धांत बताते हैं। पहला बताते हैं कि शक्ति शाश्वत है, अर्थात शक्ति जो है वो कभी मरती नहीं है, वो शाश्वत है, वो कंक्रीट है। शक्ति हमेशा अपने अस्तित्व में रहती है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे। दूसरा, प्रत्येक चीज़ में गति है। स्पेंसर का मानना है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब गतिशील है, सब गतिमान है। प्रत्येक चीज़ में गति होती है। कुछ चीज़ें स्वयं से चलायमान होती हैं और कुछ चीज़ें दूसरों के माध्यम से चलायमान होती हैं। तीसरा सिद्धांत वे बताते हैं कि पदार्थ का विनाश नहीं होता। स्पेंसर कहते हैं कि कोई भी एक पदार्थ है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। जो भी पदार्थ एक बार उत्पन्न हो गया, वो किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में उपस्थित रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई एक कागज़ है, यदि हम कागज़ को जला दें तो जलने के बाद वो राख हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि वो कागज़ जो है नष्ट हो गया। नहीं, वो नष्ट नहीं हुआ है, वो ब्रह्मांड में राख के कणों के रूप में घूमता रहता है। इसलिए स्पेंसर का मानना ये है कि पदार्थ का कभी भी विनाश नहीं होता। तो अब बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास की या ऑर्गेनिक एनालॉजी की। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना ये सिद्धांत अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में दिया और उसमें इन्होंने समाज और सावयव में सादृश्यता स्थापित करके सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया। स्पेंसर का मानना है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से विभिन्नता तथा सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, ठीक उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता और समानता से जटिलता और विभिन्नता की ओर हुआ है।
यदि हम प्रारंभिक समाजों की बात करते हैं, पुरातन समाजों की बात करते हैं, तो उन समाजों के जो विभिन्न अंग थे वे अस्पष्ट थे। उनके जो कार्य थे वो बहुत ही घुले मिले हुए थे। तो स्पेंसर कहते हैं कि प्रारंभिक समाजों की जो स्थिति है ये अनिश्चित थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन हुआ समाज के विभिन्न अंग पृथक दिखाई देने लगे। विभिन्न अंग कौन से हैं? समूह, समुदाय, संगठन, समिति, संस्थाएं, परिवार, नातेदारी, विवाह, जाति, ये सब क्या हैं? ये सब समाज के विभिन्न अंग हैं। तो ये धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे और अलग अलग दिखाई देने लगे। उसके बाद इनमें श्रम विभाजन हुआ, कार्य का विभाजन हुआ और विशेषीकरण भी पनपा। श्रम विभाजन और विशेषीकरण दो टर्म हैं जिनके बारे में दुर्खीम ने बताया है, आप आगे पढ़ेंगे इसमें। लेकिन सामान्य तौर पर मैं बता दूं कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता क्या है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि काम को बांटकर करना, और विशेषीकरण का मतलब होता है कि किसी भी एक काम को केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो उसका विशेषज्ञ होता है, वो उसका एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे डॉक्टर का कार्य केवल डॉक्टर ही कर सकता है, इंजीनियर नहीं कर सकता। इंजीनियर का कार्य केवल इंजीनियर ही कर सकता है, एक टीचर नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए एक्सपर्ट होता है वो उसका विशेषज्ञ होता है, और यही विशेषीकरण कहलाता है। ठीक है। तो जब अंग अलग अलग पृथक दिखाई देने लगे तो उनमें श्रम विभाजन भी हुआ और उनमें विशेषीकरण भी पनपने लगा। जैसे प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्य किसी भी एक संगठन या संस्था से किए जाते थे। धीरे धीरे इन कार्यों को करने वाले अलग अलग संगठन और संस्थाएं बनी। जैसे आप आज के दौर में आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई हैं, समाज सेवी संस्थाएं जिसे कहते हैं, वे खुली हुई हैं। वो सब क्या करती हैं? वो लोक कल्याण का कार्य करती हैं। लेकिन प्राचीन काल में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं थी, केवल धर्म के नाम पर ही लोक कल्याण किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता गया वैसे वैसे जो है कार्यों का बंटवारा होता चला गया, विभिन्न अंग विकसित होते चले गए। तो इसके बाद प्रथाओं में अस्तित्व आ जाने के कारण उन्होंने कानून का रूप धारण कर लिया। अर्थात प्राचीन काल में जो प्रथाएं थीं वे धीरे धीरे परिवर्तन के कारण कानून बन गई आधुनिक समाज में। तो जो सामाजिक संस्थाएं थी वो प्रारंभ में एक दूसरे से घुली मिली थी, लेकिन कालांतर का मतलब होता है आधुनिक समय में वे एक दूसरे से अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने लगे। आदिम समाजों की यदि बात करते हैं तो आदिम समाजों में विभिन्न संस्थाओं का अभाव दिखाई देता है और उनमें जो प्रकार्यात्मक विभेदीकरण है वो भी नहीं होता। प्रकार्यात्मक विभेदीकरण से यहाँ पे मतलब है श्रम विभाजन, वो भी नहीं दिखाई देता। तो जो फिर इसके बाद क्या है, लेकिन जब नवीन परिवर्तन होते हैं उनके कारण श्रम विभाजन पनपता है और विशेषीकरण पनपता है, जिसके कारण वो प्राचीन समाज, वो आदिम समाज आधुनिक समाज या औद्योगिक समाज में धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और उसमें अनेक विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन जटिल समाजों की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो विभिन्न संगठन हैं, उनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, क्योंकि एक संगठन केवल एक ही प्रकार का कार्य करता है। अर्थात जितनी भी आधुनिक समाज में संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, पारस्परिक उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि विशेषीकरण के कारण और श्रम विभाजन के कारण उन्हें एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है, क्योंकि एक सब कार्य नहीं कर सकते, सब जो है अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे यदि हमें लकड़ी का काम करवाना हो तो हमें बढ़ई के पास जाना पड़ेगा, यदि हमें लोहे का कोई काम करवाना हो तो हमें
लोहार के पास जाना पड़ेगा। यदि हमें कपड़े धुलवाने हैं तो हमें जो है धोबी के पास जाना पड़ेगा। बाल कटवाने हैं तो हमें नाई के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना है तो हमें पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इन सब कार्यों को कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए आधुनिक समाज में जितने भी अंग हैं समाज के, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि उनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए ये जो है एक दूसरे पर निर्भर पाए जाते हैं। ठीक है। तो सावयव के बारे में स्पेंसर कहते हैं, जब समाज की और सावयव की वे तुलना करते हैं तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक मानव शरीर होता है, प्रारंभ में मानव शरीर बहुत ही सरल होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, बच्चा होता है, फिर किशोर होता है, फिर जो है युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। प्रारंभ में क्या है, जब वो एक मांस का लोथड़ा मात्र होता है तो उसमें जो है अंग नहीं होते। धीरे धीरे जैसे जैसे वो परिवर्तन होगा, उसमें आंतरिक वृद्धि होगी, तो धीरे धीरे उसमें अंगों का विकसित होना शुरू होता है। हाथ, नाक, कान, पैर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन। ठीक है। इस तरह से अलग अलग अंग जो है उसके विकसित होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे अंगों का विकसित होना शुरू होता है तो उसका जो स्वरूप है, जो उसका आकार है, वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। ठीक है। और अंगों के विकसित होने के साथ साथ प्रत्येक अंग का अपना अलग अलग कार्य हो जाता है। जैसे हाथ अपना काम करेगा, हार्ट अपना काम करेगा, लंग्स अपना काम करेंगे, पैर अपना काम करेगा, नाक अपना काम करेगा, कान अपना काम करेगा। ठीक है भाई। मानव शरीर में जितने भी अंग हैं सबका अलग अलग कार्य होता है, नहीं होता है? ठीक है। और दूसरा क्या, जो विशेषीकरण की बात यहाँ पे हुई थी, तो मानव शरीर में जिस अंग का जो कार्य है वो कार्य केवल वो ही अंग कर सकता है, कोई दूसरा अंग कर नहीं सकता। जैसे कि आँख का कार्य देखना है तो आँख का कार्य केवल आँख ही कर सकती है, हाथ नहीं कर सकता, पैर नहीं कर सकता, कान नहीं कर सकता। ठीक है। जो हार्ट का काम है धड़कना, वो केवल हार्ट ही कर सकता है, पैर नहीं कर सकते। ठीक है। जो लंग्स का काम है एयर ऑब्जर्व करना, वो केवल फेफड़े ही कर सकते हैं, लीवर नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हर अंग का अपना एक अलग कार्य हो जाता है, श्रम विभाजन भी होता है और उनमें विशेषीकरण भी होता है। ठीक है। तो ठीक यही चीज़ समाज में भी होती है। धीरे धीरे समाज जो है सरलता से जटिलता को और गति करता है, उसके बहुत सारे अंग स्पष्ट होने शुरू हो जाते हैं और समाज रूपी संरचना चलाने के लिए प्रत्येक अंग का अपना एक अलग कार्य होता है और उनमें श्रम विभाजन होता है। प्रत्येक जो अंग है वो अपना अलग अलग कार्य करेगा और उनमें विशेषीकरण भी आ जाता है कि जो कार्य जिस अंग का है वो अंग केवल उसी कार्य को करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से अगर हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज और सावयव या समाज और मानव शरीर की तुलना करके उद्विकास की प्रक्रिया को समझाया और उसे नाम दिया ऑर्गेनिक एनालॉजी। ठीक है। अच्छा, इसका एक जो है क्रिटिसिज्म भी है, आलोचनात्मक पक्ष भी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो स्पेंसर ने अपना सिद्धांत दिया ऑर्गेनिक एनालॉजी वो सही है। समाज और मानव शरीर की जो तुलना करके उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ विद्वानों ने उनकी आलोचना की और कहा कि कुछ तथ्यों को उन्होंने जो है अस्पष्ट कर दिया, कुछ तथ्यों को उन्होंने बताया नहीं है। जैसे कि यदि मानव शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाता है तो उस अंग के कार्य को कोई दूसरा अंग नहीं कर सकता। भाई अगर हमारी आंखें खराब हो गई तो हम किसी और अंग से देख नहीं पाएंगे, अगर हमारे कान खराब हो गए तो हम किसी और अंग के माध्यम से सुन नहीं पाएंगे। ठीक है। तो वे विद्वान कहते हैं कि ये चीज़, ये पक्ष समाज में लागू नहीं होता, क्योंकि समाज के जितने भी अंग हैं यदि उनमें से कोई अंग नष्ट हो जाता है तो उस अंग की जगह
उस अंग का कार्य कोई दूसरा अंग करने लगता है। जैसे यदि समाज में एक संस्था है और वो संस्था किसी कारणवश नष्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस संस्था की जगह कोई दूसरी संस्था ले लेती है और उसके कार्य को करने लगती है। जैसे आप कॉलेज को ले लीजिए। कॉलेज जो है एक सामाजिक संस्था है, विद्यालय। यदि कोई एक कॉलेज किसी कारणवश बंद हो जाता है तो समाज में पढ़ाई रुक नहीं जाती है, उस कार्य को कोई दूसरी संस्था करना शुरू कर देती है। तो ये उन्होंने क्रिटिसिज्म बताया कि उन्होंने जो है इस पक्ष को इग्नोर कर दिया, इस पक्ष पर उनका जो है ध्यान नहीं गया। ठीक है भाई। तो ये था उद्विकास और हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास या ऑर्गेनिक एनालॉजी, सावयवी सादृश्यता।